हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी और हम पर आप सबका स्वागत है। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है 42वीं बीपीएससी में। 1999 का ये क्वेश्चन है, हालांकि काफ़ी पुराना हो चुका है, तो संभव है कि ना भी पूछे और ये भी संभव है कि पूछ ही दे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यताओं के बीच कुछ लक्षण तथा विषमताएं थीं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका पहले एक इंट्रो देंगे। कुछ विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण करने वाले द्रविड़ों ने, ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किसने किया था? द्रविड़ों ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको द्रविड़ों ने को अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो हमारा कॉपी चेक करने वाला है वो इस चीज़ पे ध्यान दे। ठीक है, तो द्रविड़ों ने वैदिक सभ्यता और मुख्यतया उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। इस तथ्य के आधार पर दोनों में कुछ समानता के तत्व भी दिखाए जाते हैं। दोनों में कुछ समानता के तत्व भी दिखाए जाते हैं, किंतु वास्तव में असमानता के तत्व इतने प्रबल हैं कि दोनों सभ्यताओं को पृथक स्वतंत्र सभ्यता मानना ही उचित होगा। हालांकि एक पूरा का पूरा खाका यहाँ पे दे दिया कि समानता और असमानता दोनों चीज़ें हैं, लेकिन इसमें असमानताएं ज़्यादा हैं। ठीक है, अब आते हैं पहले समानता पर। समानता की चर्चा कर लेंगे, उसके बाद विसमानता पर आगे बढ़ेंगे। तो समानताएं क्या क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में? दोनों सभ्यताओं की कुछ समानताओं की चर्चा निम्नलिखित रूप से की जा सकती है। तो पहला हो गया हल का प्रयोग, सिंचाई, पशुपालन, कुछ सामान उद्योग जैसे बढ़ईगिरी, धातु कर्म, बुनाई, कुम्हार आदि। सिंधु घाटी सभ्यता की तरह वैदिक सभ्यता के लोगों का भी संभवतः भारत के बाहर के देशों में सुदूर व्यापार, संभवतः समुद्री व्यापार तथा पणी का उल्लेख आया है। पणी एक वर्ड है, इसका उल्लेख आया है सिंधु घाटी वैदिक ग्रंथों में। ठीक है, पणी का अर्थ समुद्री व्यापार से लगाया गया है, तो इसको भी हम अंडरलाइन कर देंगे, पणी और समुद्री व्यापार को। ओके, किंतु दोनों ही सभ्यताओं की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर ही आधारित थी। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो अन्य कार्य भी हो रहे थे कृषि के अतिरिक्त, लेकिन मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि ही थी। इसके अतिरिक्त सोने, चांदी, तांबे और कांसे से भी लोग समान रूप से परिचित थे। दोनों ही में संगीत और नृत्य प्रचलित और प्रिय था। संगीत और नृत्य प्रचलित और प्रिय था दोनों सभ्यताओं में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है सिंधु सभ्यता में वर्ग विभाजन। अब वर्ग विभाजन किस तरह का था सिंधु घाटी सभ्यता और द्रविड़ वैदिक सभ्यता का? तो पुरोहित, योद्धा, व्यापारी था सिंधु सभ्यता में वर्ग विभाजन, और हड़प्पा की तरह ही वैदिक काल में भी पुरोहित वर्ग का अत्यधिक महत्व था। ठीक है, दोनों ही सभ्यताओं में वेश्यावृत्ति तथा दास प्रथा का अस्तित्व मिलता है। वस्त्र तथा गहनों का उपयोग, दूध, गेहूं, जौ, पशु मांस का प्रयोग भी इन सभ्यताओं में समानता प्रदर्शित करता है। स्त्रियों का केश विन्यास भी समान था। अब इन दोनों सभ्यताओं में प्रकृति पूजा पर जोर दिया गया था। भगवान शिव की पूजा, यानी कि शिव और शक्ति की तुलना, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में शिव की पूजा की जाती थी, विशेषतः पशुपति की चर्चा आई है। तो शिव और शक्ति की तुलना वैदिक रुद्र, अदिति, पृथ्वी से की जाती है, और उसके अलावा जंतु पूजा, अग्नि, होम आदि दोनों सभ्यताओं के समान धार्मिक विचार के परिचायक हैं। तो इन चीज़ों में समानताओं के तत्व ढूंढ लिए गए। अब असमानताएं क्या क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में, वह देख लेते हैं। तो असमानता, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत पुरातात्विक हैं, तो वैदिक साहित्य के स्रोत मुख्यतया साहित्य पर ही आधारित है। हमने ध्यान दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के लिखित साहित्य तो मिले हैं, लिखित साक्ष्य, लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकने के कारण पूरी तरह से पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन इसके विपरीत वैदिक सभ्यता में पुरातात्विक साक्ष्य न के बराबर है, और पूरी तरह से हमें लिखित साक्ष्यों पर ही भरोसा करना होता है। जबकि एक प्रमाणिक इतिहास का निर्माण मतलब लिखित और पुरातात्विक दोनों ही साक्ष्यों को मिला करके होती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे की पुष्टि करते हुए होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो दोनों ही साक्ष्यों को, दोनों में से किसी को भी प्रमाणिक नहीं माना जा सकता, अकेले अकेले अगर कोई भी है तो। ठीक है,
तो स्रोतों से स्पष्ट है कि हड़प्पा के लोग शांति प्रिय थे। सड़क, नगर तथा मकान योजनाबद्ध तरीके से बनाते थे। अन्नागार, दुर्ग, पकी हुई ईंटों से निर्मित भवन, जल निकासी की उचित व्यवस्था उनके जीवन का अंग था। जबकि दूसरी तरफ पूर्व वैदिक आर्य पशुचारण अवस्था में थे। ठीक है, नगरीय जीवन से वे पूर्णतया अपरिचित थे। उत्तर वैदिक काल के अंतिम दिनों में ही नगरों का विकास हो सका। दूसरी तरफ आर्य युद्ध प्रिय लोग थे। यहाँ पे ध्यान देंगे कि आर्य कब नगरीय सभ्यता में प्रवेश करते हैं? उत्तर वैदिक काल में। जबकि पूर्व वैदिक काल जो था वह पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी, और आर्य जो थे युद्ध प्रिय थे, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांत थे। युद्ध इत्यादि में उनकी रुचि नहीं थी। ठीक है, युद्ध प्रिय थे। परिष्कृत अस्त्र शस्त्र, रथों, कवचों का प्रयोग उनकी युद्ध शैली की विशेषता थी। हड़प्पावासी जहाँ ताम्रपाषाण सभ्यता के थे और यहाँ लोहे का प्रयोग नहीं था, वहीं वैदिक कालीन सभ्यता लोहे पर आधारित थी। ठीक है, इसी प्रकार आर्यों द्वारा घोड़े का प्रयोग बहुतायत से होता था, जबकि सिंधु सभ्यता में इसका अभाव मिलता है। दूसरा हो गया, पहला तो असमानता क्या था कि इसमें युद्ध प्रिय थे, हड़प्पावासी जो थे शांति प्रिय थे, और वैदिक सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय थे। तो ये चीज़ हो गया। लोहे पर अत्यधिक जोर था वैदिक काल में, और हड़प्पा काल में लोहे का न मिलना लगभग न के बराबर है। और यहाँ दूसरा अंतर हो गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के पूर्व की ओर विस्तार को जहां सामाजिक आर्थिक विस्तार की संज्ञा दी जा सकती है। देखिएगा, हड़प्पा के अंतिम चरण में लोग पूर्व की तरफ बढ़ गए थे। हड़प्पा सभ्यता जब अपने पतन की ओर जा रही थी तो उस समय वहाँ के लोग पूर्व की ओर जाकर के बस जाते हैं। वहीं आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार उनके घोड़ों, रथों और तेज हथियार के आधार पर, उनके घोड़े, रथ और तेज हथियार इत्यादि पूर्व की तरफ मिले हैं। तो उसके आधार पर आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार को राजनीतिक विस्तार और कुछ अर्थों में औपनिवेशिक विस्तार की संज्ञा दी जा सकती है। अब हड़प्पा वासियों का पूर्व की ओर विस्तार क्यों हुआ था? तब हड़प्पा मतलब उसकी समाप्त होने को अग्रसर हो चली थी, अर्थात प्रौढ़ हड़प्पा चरण में ऐसा हुआ था। जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार हुआ था। अपनी शक्ति को बढ़ाने हेतु उन्होंने पूर्व की ओर गमन किया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक विभाजन काफ़ी जटिल था। हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक विभाजन था वह काफ़ी जटिल था। श्रम का विभाजन और हस्तकला उद्योगों के विकास से समाज में स्थिरता तो थी, पर इसमें पुरोहितों और व्यापारियों की प्रमुखता थी। जबकि पूर्व वैदिक कालीन आर्य समाज जनजातीय और ग्रामीण था। ठीक है, जनजातीय और ग्रामीण था। इसमें कम से कम सामाजिक विभाजन था, इसमें सामाजिक विभाजन कम था। उत्तर वैदिक काल में जब वर्ण विभाजन हुआ तो असामाजिक विभाजन भी तीव्र हुआ, परंतु यहाँ ब्राह्मणों और क्षत्रियों की प्रधानता थी। कई विद्वानों के अनुसार सिंधु निवासियों की राज्य व्यवस्था धर्म पर आधारित थी, जबकि आर्यों की राज्य व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष थी, यद्यपि राजा अपने राजधर्म का पालन करता था। तो ये हो गया। नेक्स्ट है, हड़प्पा की नगरीय सभ्यता का आधार जहाँ अधिशेष उत्पादन, उच्च स्तरीय कला, उद्योग और देशीय अंतर्देशीय व्यापारिक गतिविधियां थीं, वहीं आर्य मुख्यतः निकटवर्ती क्षेत्रों से ही व्यापार करते थे। अर्थात हड़प्पा वासियों का व्यापार जो था तो सुदूर अंतर्देशीय, अर्थात मतलब कि दूर दूर तक होता था। यहाँ तक कि अपने देश के बाहर भी जा कर के उनके व्यापार के प्रमाण मिले हैं। जैसे कि राजा बोलता है कि मेलुहा के जहाज उसके तटों पर लंगर डालते हैं, मेसोपोटामिया के राजा बोलता है। तो ये सब चीज़ें हैं। मेसोपोटामिया से उनका व्यापार होता था, रोम के साथ व्यापार होता था, जबकि आर्यों का व्यापार केवल अंतर्देशीय अर्थात अपने देश अथवा अपने क्षेत्र के अंदर ही होता था। आर्य मुख्यतः निकटवर्ती क्षेत्रों से व्यापार करते थे। उच्च नाविक तकनीकी का संभवतः इन्होंने विकास नहीं किया था। तो अंतर्देशीय व्यापार का कारण क्या था कि उनकी नाविक तकनीकी जो थी उतनी उत्कृष्ट नहीं थी। वे व्यापार करने वाले पणी लोगों को भी हेय दृष्टि से देखते थे। अर्थात व्यापार करना इस समय मतलब कि
घृणा की बात समझी जाती थी, नीच बात समझी जाती थी, अच्छी अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती थी। इसी प्रकार हड़प्पा कालीन व्यापार जहाँ वस्तु विनिमय यानी कि बार्टर प्रकृति पर आधारित था और वे सिक्कों से अपरिचित थे, तो आर्य लोग निष्क का प्रयोग करते थे, जो संभवतः एक प्रकार के सिक्के की ही तरह का था। अब नेक्स्ट है प्रशासकीय व्यवस्था और खान पान में भी कुछ अंतर स्पष्ट होते हैं। यह सही है कि हड़प्पा सभ्यता में प्रशासनिक इकाई थी, परंतु उसका स्वरूप अस्पष्ट है, जबकि वैदिक युग में विशेषकर उत्तर वैदिक काल में पुरोहित, रत्निन आदि अधिकारियों की अधिकता तथा समर्थन से राजा तथा उसकी सत्ता काफी शक्तिशाली हो चली थी। खान पान में अनेक क्षेत्रों में समानता होने के बावजूद कुछ विभिन्नताएं भी थी। कौन सी विभिन्नताएं थी? तो आर्य घोड़े का मांस तथा यज्ञ आदि के अवसर पर गौ मांस तथा सोम नामक मदिरा का पान भी करते थे, जो कि सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए अज्ञात था। सिंधु सभ्यता में मदिरा पान नहीं होता था। घोड़े का मांस, घोड़े से तो वे परिचित ही नहीं थे, तो घोड़े का मांस क्या खाएंगे। हालांकि सुरकोटरा में घोड़े की हड्डी मिली थी। ठीक है, तो कोई नहीं, देखते हैं। वे मदिरा पान भी करते थे, गौ मांस नहीं खाते थे। तो ये, लेकिन यहाँ पे आर्य देखा जा रहा है कि ये गौ मांस खाते थे, जो कि सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए अज्ञात था। इसी प्रकार यह भी उल्लेखनीय है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, जबकि आर्यों के लिए घोड़े विशेष महत्व के थे। इसी प्रकार आर्यों को संभवतः बाघ और हाथी की कम जानकारी थी, जबकि वे जानवर सिंधु सभ्यता में विशेष रूप से प्रचलित थे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा मनोरंजन और लिपि के क्षेत्र में। तो मनोरंजन और लिपि के क्षेत्र में भी अंतर स्पष्ट है। हड़प्पा के लोग जुआ, गायन, वादन आदि गृह मनोरंजन को प्राथमिकता देते थे। ठीक है, जबकि आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? शिकार, मतलब कि घर से बाहर जा कर के आउटडोर टाइप का उनका मनोरंजन का तरीका था। रथ दौड़ आदि थे। इसी प्रकार हड़प्पा के लोगों के वाद्य यंत्रों के बारे में जानकारी का जहाँ अभाव है, वहीं आर्यों के बारे में बांसुरी, ढोल इत्यादि के प्रयोग की जानकारी मिलती है। लिपि के क्षेत्र में जहाँ हड़प्पा वासियों के लेख अब तक अपठनीय हैं, तो दूसरी ओर वैदिक लोगों ने संस्कृत भाषा तथा इसकी लिपि का विकास कर लिया था। अब सातवां देखते हैं, धर्म के क्षेत्र में हड़प्पा वासियों में मातृदेवी या प्रकृति देवी, पशुपति, वृक्ष, लिंग आदि की पूजा प्रचलित थी। प्रारंभिक आर्यों ने इनमें से बहुतों को सम्मिलित नहीं किया था। वैदिक धर्म में देवियों का स्थान गौण रहा, किंतु उत्तर वैदिक काल में देवताओं की पत्नियों के रूप में देवियों को भी स्थान मिला। यजुर्वेद में लिंग पूजा का भी संकेत मिलता है। कालांतर में शिव का महत्व भी बढ़ गया। आर्यों ने रूपों का मानकीकरण कर उन्हें इंद्र, वरुण, अग्नि, मित्र, रुद्र, सोम आदि के रूप में पूज्य माना था। आर्य जो थे वो गौ पूजक थे। सिंधु सभ्यता के लोग नंदी पूजक अर्थात सांड को पूजते थे। आर्यों में हवन, स्तुतिपाद, यज्ञ आदि का प्रमुख स्थान था, किंतु सिंधु सभ्यता में इसको कोई स्थान नहीं था। संभवतया सिंधु सभ्यता के लोग किसी न किसी रूप में मूर्ति पूजा करते थे, जबकि आर्यों के धर्म में मूर्ति पूजा के लिए कोई स्थान नहीं था। वैदिक लोगों ने अग्नि को पवित्र माना, जबकि सिंधु के लोगों में ऐसी कोई अवधारणा नहीं थी। सिंधु घाटी में शवदाह के लिए 3 पद्धतियां थी, यानी कि शव को गाड़ देना, जला देना या ऊंचे स्थानों पर पशु पक्षियों के लिए शव को रख देना। जबकि आर्य अग्नि का संबंध शुद्धिकरण से होने के कारण गाड़ने की अपेक्षा शव को जलाना अधिक पसंद करते थे। वैदिक युग एक संगठित धर्म की ओर संकेत करता है। इस काल में धार्मिक विश्वास के 3 रूप स्पष्ट होते हैं। प्राचीनतम वैदिक धर्म उपासना प्रधान था। ब्राह्मण ग्रंथों के काल में यह कर्मकांड प्रधान और जटिल हो गया, और उपनिषदों के काल में इसमें ज्ञान पर बल दिया गया। मृत्युपरांत जीवन के बारे में सिंधु सभ्यता के लोगों के विचार अज्ञात है, जबकि वैदिक लोगों ने मृत्यु के पश्चात जीवन की कल्पना की तथा आत्मा एवं परमात्मा के संबंध की व्याख्या करने की भी चेष्टा की। उन्होंने भौतिकवादी प्रवृत्ति पर प्रहार करते हुए आत्मिक और दैवी प्रवृत्ति के विकास पर विशेष बल दिया। अब लास्ट है 8वां पॉइंट क्या है?
हड़प्पा कालीन लोगों ने कला के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति की थी। अब कला के क्षेत्र में देख लेते हैं। दक्षिण कला में जहां मोहनजोदड़ो से प्राप्त साधु की प्रतिमा तथा कांसे की नर्तकी का चित्रण उल्लेखनीय है, तो मृदभांड भी उच्च कला कौशल के प्रतीक हैं। जबकि पूर्व वैदिक काल तो कलात्मक विकास की दृष्टि से लगभग अछूता ही है। यद्यपि उत्तर वैदिक काल में चीनी के बर्तनों के निर्माण की कला विकसित हुई, परंतु तुलनात्मक दृष्टि से ये सिंधु सभ्यता से काफ़ी पीछे थी। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया पूरा। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। अनेक समानताओं तथा असमानताओं पर चर्चा करने के बाद यह कहा जा सकता है कि मुख्यतः दोनों ही सभ्यताओं में आपसी समानता की अपेक्षा अंतर कहीं अधिक थे। आर्यों की उन्नत भावनाओं एवं परिवर्तन को अपनाने की प्रवृत्ति का ही यह परिणाम रहा कि अनेक साम्राज्यों के बनने बिगड़ने के बावजूद इसकी निरंतरता बनी रही, जबकि सिंधु सभ्यता का अंत लगभग 1700 ईस्वी पूर्व के आसपास ही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन ओवरऑल समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए देखते रहिए बीपीएससी और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।